हेलो नमस्कार मित्रों साथियों। आज हम घटना चक्र के इस जीएस का बुक पढ़ने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं और पूरे जोश और मोटिवेशन के साथ हम इसको रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता यारो, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह जीएस पॉइंटर का पूर्वावलोकन सार संग्रह है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आज। पहला टॉपिक है राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक विकास। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है प्रति व्यक्ति आय से। सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। जीएनपी क्या है? तो राष्ट्रीय उत्पाद का मूल मापन है। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है किसी अर्थव्यवस्था में एक विशेष समय अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। कथन ए, आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होगी। कारण आर, वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ए सही है किंतु आर गलत है, इसको देख लीजिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी विद्यमान होता है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी सम्मिलित होता है, उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। वर्तमान में भारत के राज्यों में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, बिहार की सबसे कम है। वर्तमान भारतीय राज्यों में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक कहाँ के है? तो गोवा के है। वर्तमान में कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात तथा हरियाणा में से औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है हरियाणा की। कथन ए, यद्यपि 1947 के बाद की अवधि में भारत की राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ गई, परंतु प्रति व्यक्ति आय स्तर में कोई सुदृढ़ सुधार नहीं हुआ। कारण आर, भारत की जनता का काफी बड़ा भाग अब भी गरीबी की रेखा से नीचे रह रहा है। तो इसको देखते हैं। एक कथन गलत है परंतु आर सही है। भारत में ग्रामीण आय प्रायः नगरीय आय से कम है। इसके लिए कारण जिम्मेदार है। मतलब क्या क्या कारण है तो देखते हैं। किसानों की निरक्षरता, वैज्ञानिक कृषि का नगण्य ज्ञान, विनिर्मित उत्पादों की तुलना में प्राथमिक उत्पादों का कम मूल्य तथा उद्योगों की तुलना में कृषि में कम निवेश, यही सब कारण है। भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर धीमी है। इसका मुख्य कारण क्या है? उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर आदि। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की निम्नता के कारणों में शामिल है तेजी से बढ़ती जनसंख्या, साहसीपन का अभाव तथा अपर्याप्त अधोसंरचनात्मक सुविधाएं आदि। किसी देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि उस देश में होता है पूंजी निर्माण। भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का कारण क्या है? तो पूंजी उत्पाद अनुपात का अधिक होना, श्रम की न्यून कार्य क्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय
पूंजी निर्माण की न्यून दर और प्राकृतिक संसाधनों की कमी में से एक लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। वह कौन सा लक्षण है? तो प्राकृतिक संसाधनों में कमी। वित्तीय वर्ष 17-18 में भारतीय आर्थिक समृद्धि दर है लगभग 6.5%। अगस्त 2018 तक उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 में भारतीय आर्थिक वृद्धि दर क्या रहा? तो 7.4%। भारत के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की धीमी वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी रहे हैं क्या? तो जनसंख्या में तेज वृद्धि, मूल्यों में भारी वृद्धि के साथ ही कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में धीमी गति। एक खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय है क्या है? तो इसका फार्मूला दिया गया है C+I+G+X-M होता है। भारत में निम्नलिखित 4 प्रमुख क्षेत्रों से बचत का उदय होता है। भारत में सकल घरेलू बचत में फर्स्ट गृहस्थ, सेकेंड निजी निगम क्षेत्र, थर्ड सार्वजनिक निगम एवं अन्य लोक उपक्रम तथा फोर्थ सरकार क्षेत्रों के योगदान का अवरोही क्रम। तो इसमें होगा गृहस्थ क्षेत्र, निजी निगम क्षेत्र तथा सार्वजनिक निगम, लोक उपक्रम एवं सरकारी क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नलिखित कथन है। क्या है निम्नलिखित कथन? देखते हैं। इसे जन उन्मुख होना चाहिए, सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। यह विचार है कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए, व्यक्त किया गया था। यह अमर्त्य सेन के द्वारा व्यक्त किया गया था। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है किससे? राष्ट्रीय आय से। अस्फीति के साथ स्टैगफ्लेशन के साथ तथा अति अस्फीति के साथ में से आर्थिक विकास समानता युग्मित होता है। अस्फीति के साथ जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने के कारण क्या होता है? कीमतों की तुलना में मजदूरी का कम होना होता है। सुमेलित करना है, मिलान करना है। आर्थिक विकास, संरचनात्मक परिवर्तन, आर्थिक वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद, संपोषित विकास, पर्यावरण, जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। भारत की अर्थव्यवस्था है विकासशील है। भारत की अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है तो एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में। सत्य कथन क्या है? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिशत अंश में विगत एक दशक में कमी आई है। तेल क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, न्यायिक प्रणाली का तथा शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं आदि के सुधारों में से आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए सुधारों का भाग नहीं है। क्या नहीं है? तो न्यायिक प्रणाली में सुधार। वर्ष 1991 की नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य राजनीतिक थी क्या थी? उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण। भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था कब? औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। आर्थिक विकास से संबंध जननांकीय संक्रमण की विशिष्ट अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर के साथ साथ उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर के साथ साथ निम्न जन्म दर। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र।
भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश क्या है? तो उसका अंश है 17.4%। 2016-17 में यह का आंकड़ा दिया गया है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के 2014 के अनुसार ग्रामीण परिवारों में कृषि में विनियोजित ग्रामीणों परिवारों का प्रतिशत क्या है? तो 57.8% है। भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है, लगभग 60%। विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि निर्यात का संवर्धन। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित है कृषि क्षेत्र में। भारत के श्रमिक बल में प्रायः अपने जीवन यापन के लिए वर्तमान में कृषि पर निर्भर करता है, तो लगभग 60%। विकास का भारतीय मॉडल सुरक्षा करता है व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों का। आर्थिक नियोजन के युग में के आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा कितना है? तो निरंतर कम हो रहा है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह तथा अबुल कलाम आजाद में से भारत के में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था। किसने नहीं था? यह चरण सिंह जो थे वह नहीं थे। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, काश्तकारी सुधार तथा बहुफसलीय योजना में से भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, तो बहुफसलीय योजना। सोयाबीन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है, तो मध्य प्रदेश में। यानी सोयाबीन का खेती सर्वाधिक कौन सा क्षेत्र में होता है? तो मध्य प्रदेश में। तंबाकू, कपास, सोयाबीन तथा रबर में से एक नकदी फसल नहीं है, सोयाबीन। कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक है। कहाँ होता है विश्व में सर्वाधिक? ऑस्ट्रेलिया में होता है। गेहूं की सिंचाई हेतु अति क्रांतिक अवस्था क्या है? तो ताज निकलने की अवस्था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत फसलें निम्न सम्मिलित हैं: चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज एवं वाणिज्यिक फसलें। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रभावी हुआ कब हुआ? तो वर्ष 2007-08 की रबी फसल से हुआ शुरू। भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है लगभग कितना है? तो 14.01 करोड़ हेक्टेयर है। भारतीय कृषि उत्पादन ने ऋणात्मक वृद्धि दर्शाई है। वर्ष 2004-05 में -1.6%, 2009-10 में -4.0%, 2012-13 में -2.0% तथा वर्ष 2014-15 में -0.2% में दर्शाई गई है। वह पंचवर्षीय योजना जिसमें कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारत की औसत फसल गहनता है लगभग कितना परसेंट है? तो 139%। नीली क्रांति संबंधित है तो मत्स्य उत्पादन से। पीली क्रांति या पीली क्रांति संबंधित है, पीत क्रांति या पीली क्रांति संबंधित है तो तोरियां सरसों उत्पादन से यानी तिलहन से। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग। भारतीय हरित क्रांति का जन्मस्थली है तो पंतनगर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना में निहित उपादान का भार कम हो सके। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड 2 का संबंध है दूध आपूर्ति से। 1950 से 90 की अवधि में भारत में खदानों का उत्पादन बढ़कर 3 गुने से अधिक हो गया, फिर भी सही अर्थ में आत्मनिर्भरता, जिसका तात्पर्य है भूख से मुक्ति, नहीं प्राप्त की जा सके। इसके कारण है हरित क्रांति का देश के छोटे छोटे खंडों तक ही सीमित रहना, गरीबों की कमाई की तुलना में खाद के भाव का बहुत अधिक होना,
तथा मोटे अनाजों की तुलना में गेहूं और धान पर अत्यधिक बल देना। हरित क्रांति से भारत के सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन कौन सा है? यानी हरित क्रांति से भारत के कौन कौन से राज्य को सबसे ज़्यादा लाभ? तो पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित है। भारतीय कृषकों को सार्वभौमिक ग्लोबल कृषि व्यापार में सहभागिता, फसल पश्चात खाद्यान्न में क्षति को कम से कम करना तथा फसलों के भंडारण में सुधार करना। कृषि करने की वह प्रक्रिया जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, जैविक खेती। भारत में कृषि साख के संस्थागत स्रोत का घटनाक्रम है। तो वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। कृषि तथा संबंधित क्रियाओं हेतु सबसे कम संस्थागत साख प्रदान कर रहा है विदेशी निजी बैंक। लाखों करोड़ों पुरुष एवं स्त्री श्रमिकों में जो वास्तव में काम करते हैं, परस्पर हिस्सेदारी एवं सहयोगपूर्ण निष्पादन की भावना भर देता है, उपयुक्त एवं संबंधित है। तो सामुदायिक विकास से भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है, परंतु पारिवारिक सुरक्षा नहीं प्राप्त की है। कथन का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है, परंतु सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य नहीं है। भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए प्रभावी कारण क्या होता है? तो इसका कारण है ग्रामीण निर्धनता। इसको मिलाना है, सुमेलित करना है। बड़े सामंतों को आवंटित भूमि तो जागीरदारी प्रणाली कहलाता है। मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि तो यह जमींदारी प्रणाली कहलाता है। उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान क्या कहलाता है? किसान को आवंटित भूमि कहलाता है, रैयतवाड़ी के प्रणाली के अंतर्गत आता है। ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्त यह माहलवाड़ी प्रणाली के अंतर्गत आता है। बजट 2018-19 के अनुसार खाद्यान्न पर दिया जाने वाला अनुदान कितना था? तो इतना इसका था जीडीपी का, कुल जीडीपी का 9% था दोस्तों। तो 2,92,824.89 करोड़ रुपया था, जो है जीडीपी का 9% है। कृषि लागत और मूल्य आयोग के उद्देश्य है, क्या है उद्देश्य? कृषि मूल्यों का अस्थिरीकरण, कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों का सुनिश्चित तथा लोक वितरण पद्धति के माध्यम से भोक्ताओं को आवश्यक कृषि पण्य उचित दरों पर उपलब्ध करवाकर उनके हितों की रक्षा करना। समर्थित मूल्यों पर खाद्यान्नों की सार्वजनिक खरीद नीति सुनिश्चित करती है। कृषि मूल्यों में स्थिरता, कृषकों को प्रेरणादायक मूल्य तथा सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों का भंडारण। न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो यह किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करते हुए खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायता प्रदान करती है। भारत की सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है। चाय, कॉफी, रबर और तंबाकू की कीमतों को स्थिर रखने हेतु। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व है। कितना महत्व है कृषि का? राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा खाद्यान्न आपूर्ति के लिए इसका महत्व है।
भारतवर्ष में फसल बीमा योजना 1985 में प्रारंभ की गई थी। उत्तर प्रदेश में 7 जलवायु क्षेत्र की कुल संख्या 9 है। काम के बदले अनाज योजना कार्यक्रम 1997 में प्रारंभ किया गया था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का प्रारंभ 1977 में किया गया था तथा नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। तो उपयुक्त में से सभी कथन सत्य हैं दोस्तों। फिर से एक बार देखते हैं। भारतवर्ष में फसल बीमा योजना 1985 में प्रारंभ की गई थी। उत्तर प्रदेश में 7 जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या 9 है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में प्रारंभ किया गया था तथा नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। सभी कथन सत्य। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। विशेष कृषि उपज योजना का संबंध है कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल ट्रस्ट से। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से संबंधित है निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था वर्ष 2008 में। भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम आरंभ किया गया था वर्ष 2011-12 में। भारत में कृषि आय पर लगाया गया कर किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकारों द्वारा। कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है स्थायित्वहीन। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था वर्ष 1998 से 99 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना है किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? पंतनगर में है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान स्थित है तो मैसूर में है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है हैदराबाद में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है झांसी में है। वर्ष 2000 में नीरू जल संग्रहण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था आंध्र प्रदेश में किया गया था। कृषि उत्पादन में कास्ट के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग उदाहरण है तो पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति का। भारत में उद्यमों हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार क्या है था? तो उद्योग अधिनियम 1951 से लिया गया है। 31 मार्च 2016 को पंजीकृत कारखानों की संख्या सर्वाधिक थी कहाँ थी? तमिलनाडु में थी। कुछ समय पहले भारत सरकार ने व्हाइट गुड्स उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय लिया। व्हाइट गुड्स में सम्मिलित है तो प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तुएं। कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है क्या है? यमुनानगर, गुवाहाटी तथा बल्लालपुर। भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा गैर तेल आयातक है। सेकेंड, भारतीय परियोजना एवं उपस्कर निगम लिमिटेड वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन है। ये दोनों कथन के बारे में बताना है तो यह दोनों कथन बिल्कुल सत्य है दोस्तों। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है कहाँ से? तो गुजरात से। देखते हैं कथन और कारक का प्रश्न है। फर्स्ट, RIL भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। सेकेंड, NYSE में MTNL सूचीबद्ध है। थर्ड, BSNL भारत में प्रथम ऐसा सेवा संस्थान है जिसके एक ही समय में देशव्यापी सेलुलर सेवा शुरू की गई थी। तो इसका कथन जो है इसमें सभी कथन बिल्कुल सत्य है दोस्तों। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है अभिदत्त पूंजी पर। कंपनी की तुलन पत्र से बताना संभव है कंपनी की परिसंपत्तियों और देयताओं के आकार और संगठन को। FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में शामिल
नहीं किया जाता है। किसको नहीं किया जाता? तो स्वचालित वाहन को, कार व मोटरसाइकिल को। सुमेलित करना, मिलान करना दोस्तों। उद्योग दिया गया है और औद्योगिक केंद्र दिया गया है। तो पर्ल फिशिंग तूतीकोरिन औद्योगिक केंद्र से संबंधित है। ऑटोमोबाइल्स पुणे औद्योगिक केंद्र से संबंधित है। पोत निर्माण उद्योग जो है मार्मागोआ औद्योगिक केंद्र से संबंधित है। इंजीनियरिंग सामान जो है यह औद्योगिक केंद्र पिंजौर से संबंधित है। निजीकरण की सार्वजनिक, सार्वजनीन और परिपूर्ण रीति है तो निजी क्षेत्र को स्वामित्व और प्रबंधन का हस्तांतरण करना। भारत सरकार की वर्तमान विनिवेश नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नागरिकों को हिस्सेदारी प्रदान करना। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार का प्रबंधन पर नियंत्रण और बहुमत शेयरधारिता कम से कम 51% बनाए रखना तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुनिश्चित करना। आगे मिलान करना है दोस्तों। बायोटेक्नोलॉजी पार्क दिया गया है और यहाँ इधर पार्क दिया गया है, इधर शहर दिया गया है। तो देखना है कि कौन सा बायोटेक पार्क किस जगह पे है। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है लखनऊ में है। ट्रोनिका सिटी जो है गाजियाबाद में है। प्लास्टिक सिटी जो है कानपुर में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है उन्नाव में है। उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की है तो अबुद हुसैन समिति के द्वारा दिया गया है। अबुद हुसैन समिति का संबंध किससे था? तो लघु एवं मध्यम उद्योग से था। वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वर्ष 2016-17 में भारत के औद्योगिक विकास की दर क्या थी? तो 5.6%। प्रारंभ में स्टार्टअप की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए नए युग के वित्तीय विकल्पों हेतु सलाह दी है। प्रणब मुखर्जी ने दिया है। भारत सरकार की एक पहल है, स्वयं का लक्ष्य क्या है? नागरिकों को वहन करने योग्य एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध करना, यानी स्वयं का लक्ष्य है निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो मेक इन इंडिया लोगो का कार्यक्रम का जो लोगो है वह शेर है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है? लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत सभी तरह के लोन उपलब्ध कराए जाते हैं जिससे लोग लघु उद्योग को बढ़ाते हैं अपना। उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है तो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए। 8 अप्रैल 2015 से प्रारंभ भारत सरकार की मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? छोटे व्यापार स्थापित करने हेतु तो आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। कथन है, देखते हैं। फर्स्ट कथन है, इसका प्रयोजन SC, ST एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। सेकेंड, यह CDB SIDBI के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान करता है। स्टैंड ऑफ इंडिया के संदर्भ में यह कथन दिया गया है दोस्तों। तो यह कथन जो है दोनों सत कथन है, सही है। राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की गई थी तो रुग्ण लघु उद्योगों की पुनः संरचना तथा औद्योगिक पुनः संरचना के प्रक्रम में छंटनी के फलस्वरूप विस्थापित होने वाले कामगारों की सहायता के लिए। राष्ट्रीय नवीकरण निधि का उद्देश्य है तो उद्योगों का प्रौद्योगिकीय उन्नयन होने अथवा बीमार इकाइयों के बंद हो जाने से प्रभावित हुए कामगारों के हितों की सुरक्षा करना। राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन किया गया था तो सामाजिक सुरक्षा हेतु किया गया था। श्रम गहन उद्योग वह है जहां अधिक श्रमिकों को रखा जाता है। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में
तथा संबंधित समस्याओं में सहायता करने के लिए एक एजेंसी है। तो उद्योग बंधु है। समूह जो औद्योगिक संबंध के सहभागीदार है। कौन कौन से समूह है? तो श्रमिक एवं उनके संगठन, प्रबंधक एवं उनके संगठन तथा राज्य सरकारें एवं केंद्र सरकार। भारत के जिस उद्योग में अधिकतम श्रमिक लगे हुए हैं वह है कपड़ा उद्योग। कृषि क्षेत्र के बाद भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। कौन सा क्षेत्र? तो कृषि के बाद कपड़ा उद्योग वस्त्र क्षेत्र है। वर्तमान में भारतीय लघु उद्योगों के समूह प्रमुख समस्याएं हैं: पूंजी का अभाव, विपणन की समस्या, कच्चे माल का अभाव, आधारभूत संरचना की बाधा, सीमा शुल्क नीति, विलंबित भुगतान, रुग्णता की समस्या, निम्न स्तरीय आंकड़ों की उपलब्धि आदि। भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय व कुटीर उद्योगों को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। वित्त विपणन कच्चा माल तथा हड़ताल एवं तालाबंदी में से एक लघु उद्योगों की समस्या नहीं है। तो हड़ताल एवं तालाबंदी नहीं है। कथन और कारण दिया गया है। इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं विद्यार्थियों को विचलित करने के लिए। तो फर्स्ट कथन है, पिछले कुछ वर्षों से भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में संविलय तथा अधिग्रहण की घटनाएं हो रही है। कारण और सेकंड, भारत में एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार अधिनियम में पर्याप्त ढील दी गई है। तो कथन फर्स्ट वाला सही है परंतु कथन सेकंड और गलत है। तो इस तरह का प्रश्न इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि विद्यार्थी का जो है माइंडसेट चेक किया जाता है, कितना विद्यार्थी सोचने समझने लायक है, कितना उसका सोचने की क्षमता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधित कानून सबसे पहले बना है, भारत में बना है। वर्ष 2017-18 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश को माना जाता है। चीनी को नियंत्रण मुक्त करने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री रंगराजन। मिलान करना है दोस्तों। तो कटनी जो है सीमेंट उद्योग से संबंधित है। सूरत सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित है। चुर्क एक जगह है जो कि सीमेंट उद्योग से संबंधित है। ध्रुव रिएक्टर कलपक्कम से संबंधित है। सही कथन का मिलान करना है। विनिर्माण उद्योग की स्थापना इधर वर्ष स्थान दिया गया है। प्रथम सूती मिल की स्थापना हुआ था 1854 में बम्बई के पास, महाराष्ट्र। बम्बई का अब नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया है। प्रथम मशीन निर्मित कागज 1832 में दिसरा पश्चिम बंगाल में स्थापना की गई थी। प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना 1904 में मद्रास के पास तमिलनाडु में किया गया था। भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग कौन है? अपतट में। भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में विनिर्माण, खनन, विद्युत तथा निर्माण में से एक गतिविधि सम्मिलित नहीं है। निर्माण का गतिविधि नहीं सम्मिलित है। औद्योगिक उपभोक्ताओं सूचकांक वर्ष बनाया गया है वर्ष 1982 में। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों BSNL, NTPC, BHEL तथा भारतीय स्टेट बैंक में से सरकार की 100% शेयर पूंजी है। BSNL में 100% का पूंजी शेयर किया गया है। सही सुमेलित देखना, उद्यम दिया गया, औद्योगिक समूह दिया गया है। तो BSNL टाटा समूह से संबंधित है। मुद्रा विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड अडानी समूह से संबंधित है। CMC लिमिटेड टाटा समूह से संबंधित है एवं IPCL या रिलायंस समूह से संबंधित है।
कथन और कारण दिया गया है। प्रथम कथन है कि सूचना प्रौद्योगिकी भारत में बहुत ही तेजी से क्रियाकलाप का एक अति महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र बनती जा रही है। सेकेंड कारण है सॉफ्टवेयर देश के महत्वपूर्ण निर्यातों में से एक है और भारत का हार्डवेयर में बहुत सशक्त आधार है। तो इसमें कथन जो एक वाला दिया गया है यह सही है। सूचना प्रौद्योगिकी भारत में बहुत तेजी से क्रियाकलाप का एक अति महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र बनाती जा रही है, तो सही है। लेकिन सेकंड कथन का कारण दिया गया है सॉफ्टवेयर देश के महत्वपूर्ण निर्यातों में से एक है और भारत का हार्डवेयर में से बहुत सशक्त आधार है, नहीं, गलत दिया गया है। भारत में प्रथम राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र का गठन किए जाने के लिए प्रस्ताव दिया गया था, तो आंध्र प्रदेश में दिया गया था। कथन और कारण दिया गया है भारत वर्ष में विनिवेश अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया का एक समाहित अंग है। अब कारण देखते हैं। इससे प्राप्त आय को राज्य द्वारा घोषित नीति के अनुसार उपयोग में लाया जा रहा है। तो ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। फिर से कथन कारण दिया गया है सरकार कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को विनिवेश कर रही है। सेकंड कारण है सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित नहीं कर पाई है, तो कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। इस तरह का क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करें दोस्तों, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन आपको परीक्षा में रिजल्ट का निर्धारण करती है, क्योंकि जो हल्के लेवल का प्रश्न होते हैं वो तो लगभग विद्यार्थी कर ही देते हैं और इसी तरह के प्रश्न में लोग फंस जाते हैं। सही मिलान करना है। रिलायंस कंपनी का संबंध मुकेश अंबानी से है। एयरटेल सुनील भारती मित्तल जी का है। नैनो का रतन टाटा जी का है। विप्रो अजीम प्रेम जी का है। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में आधारभूत एवं भारी उद्योग है। सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों में नौकरियों की सुरक्षा है। दोनों कथन सत्य है। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए मेगा फूड पार्क योजना का उद्देश्य क्या है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना ढांचागत सुविधाओं में सुधार लाना। भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को प्रोत्साहित कर रही है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने हेतु भारतीय खाद्य निगम, खनिज एवं धातु व्यापार निगम, खादी व ग्रामोद्योग निगम तथा भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण में से एक भारत की सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है। कौन सा है? तो खनिज एवं धातु व्यापार निगम। सही मिलान करना है। संगठन का प्रकार दिया गया है, इधर महत्वपूर्ण लक्षण दिया गया है। तो एक व्यापारी असीमित दायित्व, साझेदारी संविदात्मक संबंध है, सहकारिताएं कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए दिया गया है, सार्वजनिक समिति कंपनी, तो यह जोखिम उठाने वाले की बड़ी संख्या में होती है। BIFR संबंधित है, किससे संबंधित है? तो रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तीय से संबंधित है, वित्तीय से संबंधित है। भारत में 8 उद्योगों का मूल उद्योगों का दर्जा प्राप्त है। ये 8 उद्योग मूल उद्योग है, कौन सा है? तो कच्चा तेल, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, कोयला, विद्युत, सीमेंट तथा तैयार इस्पात। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग के विकास की जिम्मेदारी है, किसकी है? तो ITDC पर निर्भर करता है। वित्तीय उत्प्रेरक की समुचित व्याख्या है, तो यह सरकार की गहन निश्चयात्मक कार्यवाही है। इसका लक्ष्य देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वर्तमान में
सेवाओं का जीवीए तथा सकल रोजगार में भागीदारी क्रमशः कितना परसेंट है? तो 55.2% तथा 30.6% है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का सही हास्य क्रम क्या है? मतलब घटते क्रम बताना है, तो सेवा हो गया, उसके बाद उद्योग हो गया, उसके बाद कृषि हो गया। वर्ष 2012 से 17 तक की अवधि भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर का क्रम विश्व में था कितना था? तो दूसरा था। वर्ष 1980 से भारत के सकल घरेलू उत्पाद की कुल राशि में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी ने न घटने की प्रवृत्ति दर्शाई है। वर्ष 2011-17 के मध्य कृषि उद्योग तथा सेवा में से एक क्षेत्र की वृद्धि दर निरंतर बढ़ी है। किसका बढ़ी है? तो सेवा क्षेत्र की बढ़ी है। दोस्तों, आप 2011 का जो आंकड़ा है वह जरूर एक बार पढ़ के जाएं परीक्षा देने। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश है क्या होता है? तो बढ़ता है। आगे राजकोषीय नीति एवं राजस्व से क्वेश्चन दिया गया है। भारत में राजकोषीय नीति निर्धारित करता है तो वित्त मंत्रालय करता है। भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है तो वित्त मंत्रालय द्वारा। वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है वित्त मंत्रालय। बजट एक लेख पत्र है